हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं व्यूअर्स। और इसमें हम अब काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं और स्टोरी डेवलपमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पर है। और मैं जानता हूं कि कमेंट्स में भी मुझे कई दफ़ा ये देखने को मिला है, उसमें से कुछ लोग ये शायद चाह रहे हैं कि हम कोई फ़लाँ टॉपिक कर लें, कोई ऐसा टॉपिक कर लें कि जो कि अभी स्टोरी डेवलपमेंट से हट किया। तो व्यूअर्स मैं अभी ये नहीं करना चाह रहा, चूँकि हम अभी एक सीक्वेंस में हैं और स्टोरी डेवलपमेंट को अभी हमें 3, 4, 5 लेक्चर्स चाहिए इसको वाइंड अप करने में। तो व्यूअर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप सीख लें, इसको आप समझ लें। इसे जितना भी समझेंगे ये कम है, हम आज तक इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये कोई इतना आसान जंक्शन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस पर जो है थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए ताकि हम इस मसले को हल करने में कामयाब हो सकें। व्यूअर्स इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर ज़रूर करें। व्यूअर्स जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें मिलेंगे, हमें इंटरेक्शन का उतना ही मौका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। व्यूअर्स हम स्टोरी सिचुएशन को देख रहे हैं और आज हम सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को करेंगे। व्यूअर्स हमने स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी 2-3 लेक्चर्स में ये डिस्कस कर लिया है कि स्टोरी क्या होती है। और व्यूअर्स सिचुएशन हार्ड पार्ट होता है जब भी आप किसी फिल्म को जब आप डाइसेक्ट करते हैं और आपने देखना हो। कुछ ऑब्वियस फिल्मों के अलावा आपको समटाइम डिफ़िकल्टी आ जाती है कि आप ये देख पाएँ कि ये फिल्म एक स्टोरी है कि सिचुएशन है। यानी हम सिचुएशन को देखेंगे आज और उसमें शायद आपको हेल्प हो सके कि आप जान सके कि आप जो लिख रहे हैं वो एक स्टोरी है कि सिचुएशन है। व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो भी लिखा जाता है वो फिक्शन लिखा जा रहा है, वो ड्रामा लिखा जा रहा है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिचुएशंस मिलेंगी। बहुत कम स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। और सिचुएशंस जो हैं फिल्मों को हॉलीवुड भी बहुत पसंद करता है, इसलिए वो कमर्शियल मार्केट को हिट कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया को हिट कर रहे होते हैं। लिहाजा वो सिचुएशनल फिल्म्स को बनाने में उनको बहुत मज़ा आता है और चूँकि उसके अंदर उनकी कमर्शियल वैल्यू शामिल होती है। लेकिन इस चीज़ को पहले समझना हमें कि सिचुएशन क्या है और फिर हमें क्या सिचुएशन लिखनी चाहिए कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अब सिचुएशन क्या होती है व्यूअर्स, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि राइटर्स जो हैं आप को अक्सर जो ना पहले 1-2 पेज दिखाएंगे, इसलिए पहले 1-2 पेज दिखाएंगे कि उसके अंदर स्टोरी नहीं होती, वो ओपनिंग होती है, वो हुक होता है, ठीक है ना। वो बहुत क्लेवरली लोगों ने लिखे होते हैं, बड़े बड़े कमाल के राइटर्स हैं और उसको जो है वो हुक करते हैं बड़ी खूबसूरत और उनका एंड भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि उनके वो स्टोरीज़ नहीं होती, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम में जब आप मिडल ऑफ द पेजेस में आते हैं, जो कि आपके 60, 70, 80 अगर एक स्क्रीन प्ले है तो इतने पेजेस अगर सपोज बनते हैं तो वो देयर इज़ नथिंग इन इट। चूँकि क्यों कि आप बहुत अच्छी हुक लिख लेते हैं और उसके बाद यू आर लॉस्ट, इसलिए कि यू डोंट हैव अ स्टोरी एंड यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन। ओके, इसको अभी हम देखते हैं और आपको ज़रा क्लियर मजीद हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मिडल की बात क्यों कर रहा हूँ, मिडल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इधर ही हमारे पास रिलेशनशिप्स आने हैं व्यूअर्स, इधर ही हमारी करैक्टर की डेवलपमेंट आनी है। वी हैव रिलेशनशिप्स, वी हैव करैक्टर डेवलपमेंट और हमें पता लगना है कि वो करैक्टर जो है वो कॉमेडिक है, वो हमें करैक्टर रेवोल्यूशन मिलता है। करैक्टर क्या है हम उसको दिखाते हैं लोगों को, करैक्टर को आपको वो कॉमेडिक है या वो ड्रामेटिक है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं और वो आप बेसिकली करैक्टर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि मिडल जो होता है आपकी किसी भी स्टोरी, मिडल ऑफ योर नावल या आपका स्क्रीन प्ले, वो बेसिकली स्टोरी होती है। ओके, ओपनिंग एंड एंड दे आर नॉट स्टोरीज, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई 2 पेज भेज देता है, आपने अक्सर सुना होगा कि हॉलीवुड 10 पेज पहले देखता है। हॉलीवुड के रीडर्स पहले 10 पेज देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि हम इसको जो है फिल्म बनाने के लिए हम इसको कंसिडर कर सकें। तो आप देख लें कि 10 पेजेस पर आपको डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी नो स्टोरी, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी नो स्टोरी इन्वॉल्व्ड। तो वो अब क्या है कि वो हुक देख रहे हैं, दे विल सी द हुक और उनको थोड़ा बहुत करैक्टर का आपके ख़ास तौर पे प्रोटैगनिस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक गलत तरीका है किसी भी स्क्रिप्ट को जांचने का, लेकिन इसी तरह दुनिया में चल रहा है। एनी हो, वो आपके 10 पेजेस देखते हैं। अब पॉइंट ये कि हमने इसी दुनिया में सर्वाइव करना है, उसको हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने करना क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी हो, लेकिन हुक
और स्टोरी का तो कोई एलिमेंट आमतौर पे आपको पहले 10 पेज पे मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं, अलबत्ता हाँ आपको 2-3 चीज़ें मिल सकती हैं पहले 10 पेजेस में, और वो आपको उसका मिल सकता है, डिज़ायर मिल सकता है करेक्टर का आपको डेफिनेटली इंसाइटिंग इंसिडेंट में। ये जो है आपको ज़रूर पहले 10 पेजेस में मिल जाएगा। 10 पेजेस सब समझ के 9 से 10 मिनट की रनिंग टाइम आपके पहले 10 पेजेस का बन रहा है। और अगर ये आप देख रहे हैं कि इन 10 मिनट्स में अगर आप ये भी बता पाएँ तो मतलब ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी जो हमारे ऑस्कर्स गुजरे हैं उसमें एक और फिल्म जो नॉमिनेट हुई थी वो क्वेंटिन टैरेंटिनो की थी, और वो थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। और उसमें उसने अर्ली 70s के हॉलीवुड के सिनेरियो को देखा है, और उसमें उसने एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को दिखाया है कि वो कैसे हॉलीवुड में आना चाहता है। चूँकि वो क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्म है तो अब उस पर लोग बहस नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन डेफिनेटली वो एक बहुत ही एवरेज फिल्म है। लेकिन मैं जो उस फिल्म की क्वालिटी की बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि आपके पहले 6 से 7 मिनट में आपका डिज़ायर, इंसाइडिंग इंसिडेंट और आपका रिलेशनशिप डेवलप होकर आपके सामने आ गया। तो इट मीन्स कितनी खूबसूरत उस वन ऑफ के क्वेंटिन टैरेंटिनो बहुत ज़बरदस्त पल्प फिक्शन का राइटर जो, और मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स समझा जाता है आजकल की दुनिया में, और उसने पहले 5-6 मिनट में इस चीज़ को सामने ला के रख दिया, जो कि बहुत ही कम होता है। वो अगर इस तरह की आपने 10 पेज बना लिया तो डेफिनेटली आपका जो पढ़ने वाला रीडर है, जो स्क्रिप्ट रीडर है, वो आपकी स्टोरी को एक्सेप्ट कर सकता है। आप ये जो रिलेशनशिप्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ऐसी फिल्म की जो आप कहते हैं स्टोरी है, इट मस्ट कंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और बेसिकली हमने करैक्टर को जो रिवील करना, तो मैं काफ़ी पहले बता चुका, बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने थ्रू डिफरेंट करैक्टर्स में अपने प्रोटैगनिस्ट को देखना होता है, और रिलेशनशिप में वो कैसा बिहेव करते हैं, उनका रिएक्शन क्या है। इसकी चीज़ें कुछ अगले लेक्चर्स में आएंगी, और मैं आपको फिगर्स बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको आगे चल सकते हैं लेकर, और व्हाट आई मीन बाई कि उसका रिएक्शन क्या है, व्हाट डज इट मीन बाई इट, वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो सिचुएशंस दे आर नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स, दे आर नॉट अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट। सिचुएशन फिर क्या है? अगर वो रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, तो वो फिर वो क्या है सिचुएशन? तो सिचुएशंस आर ओनली एंटरटेनमेंट। सिचुएशंस आर ओनली एंटरटेनमेंट, या आप कह सकते हैं कि एंगेजमेंट, कि आपने अपने ऑडियंस को इंगेज कितना रखा है। और यही हॉलीवुड कहता है कि आप अपने ऑडियंस को इंगेज करके रखें अगर आप फिल्म को कामयाब करना चाहते हैं। तो सिचुएशन में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक सिचुएशन लिख रहे हैं और ये दो चीज़ें भी उसके अंदर शामिल नहीं हैं, तो फिर आप क्या लिख रहे हैं? तो इस पर भी बात मैं करता हूँ थोड़ी सी और मज़ीद। सो एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट आर द टू important factors if you're writing a situation. तो it means कि अगर most of the time में situations लिखी जा रही हैं, और वो फिल्म्स जिनमें entertainment और engagement भरपूर डाली जाती है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड में या इवन बॉलीवुड में या लॉलीवुड में जिन फिल्मों के अगर आप बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में situations को देखते हैं, तो entertainment और engagement अगर है तो आपको फेमस होने के लिए किसी स्टोरी की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक एंटरटेनिंग राइटर होने चाहिए, तो आप फेमस भी हो जाएंगे, आपकी फिल्में भी हिट करेंगी, आपको लोग मानेंगे भी और आपकी बात को भी जानेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने कोई एंटरटेनर नहीं बनना, आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट लाइफ, लव, ह्यूमैनिटी, तो फिर आप सिचुएशंस नहीं लिखेंगे, आप स्टोरीज लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो स्टोरीज हैं ये एंटरटेनिंग और एंगेजिंग नहीं होती? ये भी होती हैं। तो अब फिर हम फ़र्क कैसे करें? तो उसका फ़र्क करने का मैं आपको तरीका बता। सिचुएशन एक प्रॉब्लम है या पजल है, मिस्ट्री है, विच हैज़ ए डायरेक्ट सोल्यूशन। सिचुएशन का पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखें कि वो प्रॉब्लम हो सकती है, पजल है, मिस्ट्री है, प्रीडिकामेंट है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक सोल्यूशन रेडिली अवेलेबल होती है। ये होगी एक पॉइंट। तो जो सिचुएशन है, ए डू नॉट रिवील कैरेक्टर, वो कैरेक्टर को नहीं रिवील करती, बल्कि वो क्या रिवील करती हैं कि एक कैरेक्टर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो किसी भी कैरेक्टर में होती है वो एक सिचुएशन शो कर सकती है, ठीक है ना। आप एक लिफ्ट में फंस गए हैं, वहाँ से निकलना कैसे है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, उसमें कैरेक्टर रिवील नहीं हो रहा, स्किल है कि वो बंदा कैसे बाहर निकल सकता है, दैट इज ऑल, ठीक है ना। अब अगर एक सिचुएशन है तो उसकी प्लॉट में अगर कोई ट्विस्ट आ रहा है, आप लोग कहते यार उसकी प्लॉट में 3 ट्विस्ट हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मतलब इतना जोर इन ट्विस्ट पे क्यों दिया जाता है। मतलब
अगर आपके पास एक स्टोरी है तो स्टोरी में आपने जब अपने सारे कंपोनेंट्स को पूरा करना है, ट्विस्ट ऑलवेज वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन आमतौर पर इसमें ट्विस्ट उस वजह के सिचुएशंस में हमें ट्विस्ट डालने पड़ते हैं और ट्विस्ट डालने पड़ते हैं। उसमें कोई अगर आप ट्विस्ट डालते हैं तो वो क्या है, बेसिकली वो उस पजल को या मिस्ट्री को थोड़ा सा और बढ़ा तो देगा, लेकिन करैक्टर की रेवलेशन फिर भी उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर लिफ्ट से वो निकलता है तो वो देखता है पूरी बिल्डिंग है वही ब्लॉक है, तो ये आपने बेसिकली मिस्ट्री को बढ़ा दिया है, उसके पजल को बढ़ा दिया है, ठीक है ना। लेकिन क्या इससे करैक्टर रिवील हो रहा है? नो, अगेन नो। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सिचुएशन जो है वो बिगिनिंग और एंड में उनके अंदर कोई भी इमोशनल चेंज नहीं आती। जिस इमोशनल स्पेस से शुरू होते हैं उसी इमोशनल स्पेस पे वो फिनिश भी हो जाते हैं, तो उनके अंदर कोई भी जो है वो चेंज नहीं आती इमोशनल स्पेस के अंदर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझूंगा कि इस सिचुएशंस के अंदर कोई मॉरल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता, या अगर होता है तो वो इतना वीक होता है कि वो इतना समझ में नहीं आता ऑडियंस को। तो ये 4-5 पॉइंट्स अगर आप समझ जाएं तो आप किसी भी फिल्म को या नावल को आप देख पाएंगे कि ये एक स्टोरी है कि एक सिचुएशन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि पजल है कि मिस्ट्री है, हमें पता लगता है और इसकी एक ऑब्वियस सोल्यूशन मौजूद होती है। करैक्टर को ये रिवील नहीं करते और सिर्फ करैक्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को या एबिलिटी को चेक किया जाता है। बिगनिंग और एंड में कोई भी हमारा जो है वो इमोशनल स्पेस नहीं होती और मॉरल कंपोनेंट या तो वीक होता है या फिर वो सिरे से होता ही नहीं। तो ये 5-4 पॉइंट थे। तो व्यूअर्स, आप अगर जितनी भी फिल्म देखेंगे या मतलब सीरीज़ देखेंगे जिसके अंदर ख़ासतौर पर अगर आपने देखा हो कि मर्डर किए हैं, मिस्ट्रीज की हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में हमने ये देखना है कि वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो जिस मसले में फंसा हुआ है वो उसमें से कैसे जल्दी निकल सकता है बाहर और जो है वो अपने आप को कैसे सेव कर सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट। तो वो सिचुएशंस होती हैं, मैंने आपको पहले जिक्र किया। और फिर वो हम जिक्र करते हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जंगल है, जंगल में एक टेंट में 20-25 बच्चे जो हैं फंस गए हैं और बाहर जो रीछ है, भालू है और उसको खाने लगा। अब आप ये देखें कि ये एक सिचुएशन है कि जिसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ ये है कितने बच्चे इसमें सर्वाइव करेंगे और कितना क्विकली सर्वाइव करेंगे। ये क्वेश्चन है सिर्फ पूरी फिल्म के अंदर, ठीक है। और अगर इस जो बाहर रीछ है या भालू है, इसको आप सिचुएशन अब इसकी ज़रा चेंज करें। मिसाल के तौर पे अगर आप फिल्म कंटेजियन में आ जाएं तो क्या है कि समझें कि ये पूरी दुनिया ये एक कंटेनर और बाहर वायरस है, ओके। अगर मिसाल के तौर पे आप और किसी में आएँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप अडल्ट हैं, ये किसी और जगह पे फंसे हुए हैं और बाहर मॉन्स्टर है, गॉडजिला ले लें, ठीक है। अब सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें देखने की अब क्या हैं कि बेसिकली ये वही है कि वुड में केबन लगा है और केबन के अंदर लोग फंसे हैं और बाहर उनको निकलना है। दैट इज़ ऑल अबाउट सिचुएशंस। और इसी को आप मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बच्चे हों या बड़े हों, यहाँ पर किसी भी मोमेंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि कोई करैक्टर ये रियलाइज़, अगर तो उसके अंदर कोई प्रोटैगनिस्ट है, मतलब सिचुएशन फिल्म में मोस्ट ऑफ टाइम में प्रोटैगनिस्ट भी पूरा क्लियर नहीं होता कि वो प्रोटैगनिस्ट रियलाइज़ कर दे कि मोमेंट ऑफ ट्रुथ उसके पास आ जाए। मोमेंट ट्रुथ के बारे में बाद में आपसे जिक्र करूँ, यानी कि वो लम्हा के जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो वो मतलब ऐसे मोमेंट्स को रियलाइज़ कर पाए और वो अपने आप को चेंज कर पाए। ऐसा नहीं हम देखते, हमने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने करैक्टर को नहीं देखना, ठीक है ना। स्टोरीज आर अबाउट करैक्टर्स, अबाउट रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम इसमें नहीं देख पाते। तो जितने भी ट्विस्ट वगैरह इन सिचुएशन फिल्म में आएंगी वो इस प्रॉब्लम को बढ़ाएंगी, ये नहीं दिखाएंगी कि उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है या वो बिहेवियरल एज उसका कैसा आ गया, यानी कि करैक्टर के बारे में रिवलेशन नहीं होगी। बार बार कह रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाएगी, उसकी ट्विस्ट जो आएंगी वो पजल को बढ़ाएंगी। दैट आर अबाउट सिचुएशंस। बिगिनिंग एंड का मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर एक बड़े अच्छे माहौल में बिगिनिंग में हैप्पी गो लकी ओपनिंग है, बड़ा अच्छा चल रहा है सिलसिला। मिडल में टेरर आ गया, वो अब साथ पर गॉडजिला की शक्ल में आ गया है, वो वायरस की शक्ल में आ गया, वो मॉन्स्टर की शक्ल में आ गया या किसी और इस तरह के सिलसिले में आ गया। वो उसके बाद एंड में फिर वो हैप्पी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो देयर इज़ नो इमोशनल स्पेस। अब अगर आप मैंने आपको बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मॉरल कंपोनेंट, इसको हम आगे लेक्चर्स में पढ़ना हमने, कि ये सिर्फ एक अकेला भी आपने बहुत अच्छा लिखा हो ना तो आपकी स्टोरी स्टैंड अलोन हो जाती है।
हालांकि हमने यूँ नहीं करना, मैं अगर आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपने सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना, लेकिन मैं कहता हूँ इवन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और निकाल लिया तो 80%, यानी कि आप पूरी स्टोरी भी लिख रहे होंगे, मॉरल कंपोनेंट आपको पता ना, इंसाइटिंग इंसिडेंट का जिक्र हमने किया था, डिज़ायर का जिक्र इससे रिलेट कर रहे थे, तो फिर देखें ना कितनी ज़्यादा फिल्म जो है या आपकी स्टोरी जो है या आपका नावल जो है वो बेसिकली इस पर ही डिपेंड कर रहा होता। तो ये इतना बड़ा, तो अगर ये सिचुएशन फिल्म में है ही नहीं है या बहुत वीक है, आप तो कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आपके पास। लिहाजा क्या इसका मतलब कि आपके प्रोटैगनिस्ट का, अगर कुछ में प्रोटैगनिस्ट आता कोई फ्लॉ नहीं है जिसकी वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं, याद रखें कि मॉरल कंपोनेंट में कैरेक्टर को बेसिकली, चूंकि ये ब्लाइंड स्पॉट होता है उसका, तो वो बेसिकली उसका फ्लॉ लोगों को ज़्यादा तंग कर रहा होता है, लोगों को ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है, बजाय कि वो अपने आप को ज़्यादा हर्ट कर रहा हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर मॉरल कंपोनेंट सिचुएशन में नहीं होता या बहुत वीक होता है। बहुत ज़्यादा होता है कि सिचुएशन फिल्म में अगर कोई मॉरल कंपोनेंट टाइप की चीज़ होती है तो वो बेसिकली क्या होता है कि जी वो अल्कोहलिक है या जी वो उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया, जैसे मैंने जोकर फिल्म का आपको जिक्र किया। वैसे भी अल्कोहल, ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीना ये इतना क्लीशे हो चुका है कि ये मतलब जो है आप ये कह सकते हैं बहुत क्लीशे। तो गोया ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि पर्सनल डीमन है उसका, और इस अल्कोहलिज्म की वजह से शायद दूसरे ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहे, या सिगरेट पीने से ज़्यादा लोग हर्ट नहीं हो रहे स्टोरी में, ठीक है ना। तो इसलिए वो उसको आप मॉरल कंपोनेंट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। एक पर्सनल डीमन हो सकता है, एक पर्सनल इशू हो सकता है किसी का, ठीक है ना। अगर वो अफेक्ट भी कर रहा है, अगर उनका ये जो पर्सनल जो डीमन है या जो इशू है वो लोगों को अफेक्ट भी कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नेचर का है, वो कोई सोशल नहीं है, ठीक है ना। तो इट मीन्स के वो दूसरा हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट नहीं कर रहा। मजाक पर ये तो हो सकता है आप एक ऐसी सिचुएशन लिख रही हो कि जिसमें वो अल्कोहल पीता है, उसका घर डिस्टर्ब है, ठीक है ना, उसकी फैमिली डिस्टर्ब है, लेकिन उसकी फैमिली डिस्टर्ब है उसके अल्कोहल की वजह से। अगर हम खाली सिचुएशन लिख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो टोटल जो है उसके घर का एक इशू है, तो वो उसका एक पर्सनल ज़्यादा है, वो सोशल नहीं है ज़्यादा। तो वो आप कह सकते हैं कि मोहल्ले के लोगों से तंग नहीं होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर मुसाफिर वो डिसेबल है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, तो उससे सोशल इशू क्या आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, वो उसका पर्सनल इशू है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर थोड़ा समझाने का मकसद ये है कि अगर वो अल्कोहल पीता है, ठीक है ना, शराब पीता है और या उसकी मेंटल इलनेस है, तो दीज आर द सिम्टम्स, यानी कि अगर वो अल्कोहल पी रहा है कि उसके मतलब उसके अंदर कोई इश्यूज़ है ना, इश्यू से मुराद है कि उसका कोई इमोशनल इशू चल रहा है। तो क्या हम राइटर्स नीचे से जाके उसके इमोशनल इशू को उठाएंगे? अगर इमोशनल इश्यूज़ को उठाएंगे तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको स्टोरी के अंदर। लेकिन बेसिकली ये शराब पीना, सिगरेट पीना, लड़ना, लड़ाई करना, ये बेसिकली तो उसके सिम्टम्स हैं, वो चीज़ें जो उसके जहन में चल रही हैं, जो उसके अंदर हैं। सो ये इटसेल्फ कोई जो है आप कह सकते हैं फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ इज समथिंग हेयर। सिचुएशंस में राइटर जो हैं डीप नहीं जाते और नहीं बताते कि वो क्यों अल्कोहल पी रहा है, और व्हाट आर हिज साइकोलॉजिकल इश्यूज़, व्हाट आर हिज फिज़िकल इश्यूज़, और वो फिज़िकल इश्यूज़ क्यों हैं, वो क्यों हम उसको डीप से उठा के ऊपर नहीं लेकर आते। यही सिचुएशन फिल्म में होता है। व्यूअर्स, हम देखते हैं ऐसी मोमेंट्स आती हैं फिल्म में कि शराब की बोतल वो पी रहा है, उसकी बीवी उससे झगड़ रही है, वो शराब की बोतल तोड़ता है, भागता हुआ बाहर निकलता। हमें अच्छा तो बड़ा लगता है कि यार क्या सीन है, फिर क्या करें। नहीं, आप कह रहे होंगे, मैं कहता हूँ सीन्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं सिचुएशंस में, आप कहते हैं सिचुएशंस लिखो ना लिखो। तो व्यूअर्स, मैं ये नहीं कह रहा आप सिचुएशंस ना लिखें, मैं कौन होता हूँ ये कहूँ कि सिचुएशंस लिखें। सिचुएशंस वाली फिल्म तो हॉलीवुड की फेवरेट्स हैं, वो तो इतने पैसे कमा रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हैं, कभी जिक्र करते हैं। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है कि आप स्टोरी लिख रहे हैं कि आप सिचुएशन लिख रहे हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप एक एंटरटेनर हैं, सिचुएशन लिखते रहें, मैं कौन हूँ आपको रोकने वाला। अगर आप लाइफ को ज़्यादा जांचना चाहते हैं, आप स्टोरी लिखते हैं, ओके, इट्स गुड। दोनों सूरतों में मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं कि आप स्टोरी लिखेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक सिचुएशन लिख रहे हैं, यू मस्ट रियलाइज कि यू आर राइटिंग अ सिचुएशन। आप ये मत कहें कि मैं देखेंगे कितनी कमाल की स्टोरी है, नो। आपको ये पता होना चाहिए आप एक स्टोरी लिख रहे हैं कि सिचुएशन लिख रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है और उसका एक फ़ायदा अब आपको आगे क्या होगा। तो व्यूअर्स, सिचुएशन फिल्म में जिस तरह मैंने आपको कि बड़ा बिजनेस किया है, गॉडजिला, कंटेजियन, मिलियंस में इनके बिजनेस हैं, बैटल, लॉस एंजल्स, ग्रेविटी, नॉन स्टॉप, कितनी फिल्में आप ले लें, उठा लें, आप देखेंगे कि उनके मिलियंस में
जो है उन्होंने पैसे कमाए हैं, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि सिचुएशन फिल्म्स आर वेरी फेवरेट फिल्म्स। अगर हम सपोज कंटेजियन का लें, चूँकि आजकल ये कोरोना वायरस का भी जिक्र चल रहा है, तो कंटेजियन अगर आप लें तो कंटेजियन में क्या हो रहा है कि एक वायरस जो है वो आउटब्रेक हो गया, गोया समझें कि एक शहर है, ये वही कंटेनर आ गया वुड वाला, ठीक है, इसके अंदर लोग हैं, तो बाहर मॉन्स्टर की जगह वायरस है, और अब बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीन ईजाद कर रहे हैं कि जिससे वो वायरस जो है वो ख़त्म हो सके। इसकी रेस है लगी। तो इसमें आपको डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि बेसिकली उस डिज़ीज़ की सोर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, और वो ज़ीरो पेशेंट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि जहां से सारा कुछ इवॉल्व हुआ। तो अब इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर इज़ मिसिंग। तो स्ट्रक्चर अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप देखें कोई क्लियर प्रोटैगनिस्ट ही नहीं और नो मॉरल कंपोनेंट, तो स्ट्रक्चर मिसिंग है इसमें। अगेन व्यूअर्स हम क्या देख रहे हैं कि शहर में बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या है, कितने लोग बचेंगे। ये वही बिल्कुल क्लासिक स्टोरी बन गई केबन वुड वाली, और ये नहीं कहने का मतलब है कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इसमें मिस कर रहे हैं। वॉरेन ब्रदर्स की फिल्म ग्रेविटी 2013 में आई थी, बहुत बिजनेस किया इसने। क्या कि एक फीमेल एस्ट्रोनॉट जो होती है वो स्पेस पे चली गई, तो इसका पहला मिशन होता है और वहाँ पर बेसिकली स्पेस एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसने कैसे सर्वाइव करना, अगेन वही सिनेरियो है। अच्छा, अब ग्रेविटी में अब बेसिकली अब क्या है कि वो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं तबाही के स्पेस के अंदर, अब उसको अर्थ पे वापस पहुंचना है, और इससे पहले कि उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट सिचुएशंस। कोई मॉरल कंपोनेंट है? नो, कोई मॉरल कंपोनेंट नहीं है। इज देयर एनी मॉरल कंपोनेंट? बंदे ने बचना है, इसमें मॉरल कंपोनेंट कहाँ पे आ गया? वहाँ पर वो थोड़ा सा जिक्र आपने देखा होगा, वो अपने बच्चे का जिक्र करती है, आपको पता है कि मैं सैंड्रा है और मतलब कि हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस है, और उधर दूसरा जॉर्ज क्लूनी है। तो अब इतने बड़े आर्टिस्ट जब आपके वैसी फिल्मों में होते हैं, तो आप मिसाल के तौर पे अगर आप सलमान खान की या आमिर खान की या शाहरुख खान की फिल्म में जब क्यों उनको प्रोड्यूसर लेते हैं, उन्हें पता है कि ये फिल्म बेकार भी जाएंगी तो ये इतना पैसा कमा जाएंगे, हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। एक तो ये है कि बड़े स्टूडियोज़ ने बनाई ज़बरदस्त सारी बात है कि विजुअल इफेक्ट्स होंगे, उसके कमाल की चीज़ें होंगी, बड़ी स्क्रीन पे जब आप देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यूँ जो है रॉक्स टूट रही हैं स्पेस के अंदर, वो टकरा रही हैं, ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, तो ये चीज़ें आपको बड़ी उधर इवेंटफुल लगेंगी, लेकिन इसमें स्टोरीज़ कहीं नहीं होंगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ अगेन मैं कोई भी नहीं इस बात को, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सिचुएशंस के, मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशंस लिख रहे हैं कि नहीं। जो लोग कहते हैं ना ये इस तरह की ग्रेविटी वाले भी स्क्रीन राइटर समझ कि हमने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, नहीं, वो नहीं, इसलिए कि आपको ज़्यादा बेहतर पता है उनसे कि ये सिचुएशन है, इट्स नॉट अ स्टोरी, ठीक है ना, बट दे डोंट रियलाइज इट। वो मैं बता दूँ कि सेंट्रा को थोड़ी देर ये उसमें जिक्र आता है कि वो ये चाहती है वो कि उसके जो बेटे की डेथ हुई है शायद उसमें उसकी वजह शामिल हो। ये जस्ट एक हिंट है, उस लाइन पर स्टोरी डेवलप नहीं हुई। मेन वही है कि वो स्पेस में फंसी हुई है और उसने बचना है। सो देयर इज़ वो जो बीच में ऐसे ही राइटर ने अपनी गेम डाली है ना कि मैं थोड़ा सा उसका इफेक्ट डाल दूं कि वो बड़ी इमोशनल कैरेक्टर को बना दूं, तो वो नहीं बन रहा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर स्टोरी डेवलप नहीं हो रही, ठीक है। इवन अगर वो जॉर्ज क्लूनी के साथ भी उसकी कोई स्टोरी डेवलप होती, वो भी नहीं हो सके क्योंकि वो मर जाता है, तो इसलिए कुछ सारा स्ट्रक्चर ही इसमें मिसिंग है। व्यूअर्स और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेकिन चूँकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब अगर आप एक लिख रहे हैं और आप आज आपको समझ में आई कि ओह ये तो मैं लिख रहा था, ये तो एक सिचुएशन निकल आई है, तो अब मैं क्या करूँ? तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर सिचुएशन लिख रहे हैं तो आपको वही दो वैल्यूज़ को पूरा करना है, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग। एंटरटेनिंग, एंगेजिंग। आपने उधर स्ट्रक्चर तलाश नहीं करना। डोंट गो फॉर स्ट्रक्चर। अगर आप एक सिचुएशन में और उसमें आपको जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ वो उसमें डालेंगे आप, तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे, वो काम नहीं करेगी। ऑडियंस को लगेगा यार इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप एक सिचुएशन में स्ट्रक्चर को घुसा रहे हैं, उधर स्ट्रक्चर नहीं घुसेगा। वहाँ पर मैंने आपको यही कहना, करैक्टर हो सकता है, डिज़ायर हो सकता है उसका, ठीक है ना, ये एक तो तीन चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर अगर आप साथ जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं अगर वो इसमें आप डालना शुरू करेंगे तो वो नहीं डलेंगे सर। उसको आप डालने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये दो तीन चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, तो ऑपोजिशन भी इसके अंदर आ जाएगा, करैक्टर, डिज़ायर, ऑपोजिशन। यहाँ पर ये तीन चीज़ें ज़रूर होती है सिचुएशन में, तो वरना अगर ये भी नहीं है तो फिर पता नहीं वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर आप सिचुएशन लिख रहे हैं तो फिर आप अपने स्ट्रक्चर कुछ में आपने नहीं डालना, आपने एंटरटेनिंग रहना है, आपको अपना गोल पता होना चाहिए, आपको अपने करैक्टर का पता होना चाहिए,
उसमें आप ज़रूर ये जितनी वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब में आप देखें जिसके अंदर आप एक करैक्टर की, मैं भी पढ़ाऊँगा करैक्टर कैसे डेवलप करते हैं, बस उन चीज़ों पर गौर करके खाना पूरी करके ठक कर दें और आपकी फ़िल्म भी हिट हो सकती है। तो ये जो है उसके अंदर आप स्ट्रक्चर तलाश ना करें। अगर आप ह्यूमन लाइफ ढूंढना चाहते हैं, अगर आप बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं, कोई शख्स किसी सिचुएशन में किसी के साथ कैसा सलूक करता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उस पर उसका क्या इफेक्ट आता है, उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट का दूसरों पर क्या इफेक्ट आ रहा है, देन यू आर राइटिंग अ स्टोरी। और उसके लिए आपको यू नीड दिस स्ट्रक्चर। ऐसी फिल्म में आप अपने डायलॉग्स पे जोर दें, अपने कैरेक्टर्स पे जोर दें, अपने डिज़ायर को क्लियर रखें, अपने अपोजिशन को क्लियर रखें, देन यू विल गेट आउट ऑफ इट। और सिचुएशन आप लिख सकते हो। अगर आप एक सिचुएशन अभी भी कोई लिख रहे हैं तो उस पर आप घबराएं नहीं कि ये क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, आप स्टोरी नहीं लिख रहे, बस आपको ये पता होना चाहिए आप सिचुएशन है और आप इस पर गौर करें और इसको लिखते हैं। अब इस सारी डिस्कशन के बाद हुआ क्या कि आप उन राइटर्स से, उन 99% राइटर से बेहतर हो गए हैं कि जिनको ये डिफरेंस पता लग गया है, ठीक है ना। अगर आप अब एक सिचुएशन लिख रहे हैं, यू विल नॉट गोइंग फॉर दिस स्ट्रक्चर, यू विल फोकस ऑन दिस। आपको पता होगा, आप गुम नहीं होंगे इन चीज़ों के अंदर कि जब आपको कोई स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि यार इसमें मिसिंग है, इसमें ये चीज़ नहीं है, उनको खुद भी पता नहीं होगा। लिहाजा अब आप उन राइटर्स से जो कि बड़े मंजे हुए राइटर्स भी हैं, उनसे आपको ये आप ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिचुएशन और स्टोरीज़ के अंदर, पा सकते हैं कि किस किस्म की स्टोरी आप लिख रहे हैं। आपको अब ये सारा आपको एक आइडिया हो गया, मैंने आपको आइडिया देना था। लिहाजा अब एक राइटर जो कि जिसे हम कहते हैं कच्चा राइटर है या नया राइटर है, उससे और एक प्रोफेशनल राइटर में क्या ही फ़र्क होता है कि उसको बेसिकली पता होता होगा। अगर अब आप इस बात को समझ गए तो यू आर बेटर देन दोज राइटर्स। तो जिनको जब आपको ये पता होगा कि आप किस किस्म की स्टोरी लिख रहे हैं, इफ़ यू राइटिंग अ सिचुएशन और स्टोरी, तो फिर आपको उन सारे स्किल्स का पता कि आपने किस में क्या फिट करना है और किस में क्या रखना है। और एक प्रोफेशनल राइटर एक दूसरे राइटर से जो है न्यूबी राइटर से इसलिए भी, या कच्चे राइटर से, एमेच्योर राइटर से इसलिए भी बेहतर हो, उसको अपने करैक्टर के मॉरल नेचर या मॉरल कंपोनेंट के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो आपके प्रेमिस आइडिया से निकल रहा होता है। और फिर याद रखें कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका मॉरल कंपोनेंट एक वाइड ऐसा फैक्टर है जो कि आपके स्क्रिप्ट को ब्रेक कर सकता है या इसको शाइन कर सकता है, ये लोन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम इधर रखते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉरल प्रेमिस को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।